नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं देशहित। मोइन खान नाम के जिस शख्स ने अयोध्या की बेटी से बलात्कार किया, उसके घर पर बाबा ने बुलडोजर चला दिया। यह पूरी खबर देशहित में कल हमने आपको दिखाई थी, लेकिन आज की खबर इससे आगे की है। समाजवादी पार्टी के सांसद के बेहद करीबी मोइन खान पर अब आगे क्या एक्शन होने वाला है, इसकी लिस्ट भी योगी सरकार ने तैयार कर ली है। आज बीजेपी का एक दल पीड़िता के घर पर पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी सूची लेकर बैठे हैं। पहले उन्होंने मोइन खान पर एक्शन के बीच डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी और अब वो कह रहे हैं कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि राजनीति कर कौन रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी, या अपने अपने तरीके से सभी दल। अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना है। सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है क्योंकि वो मुस्लिम है। अपराधी का धर्म और अपराधी की जाति को गाली देने की बात कर रहे हैं, ये अनुचित है। समाजवादी के द्वारा ना किया जाना ये सिद्ध करता है कि वो लोग पीड़िता के साथ नहीं, मुलजिम के साथ खड़े हैं। कार्रवाई में कहीं भी सरकार पीछे नहीं है। अयोध्या में मोइन खान के पाप का महल ढह रहा है, लेकिन 12 साल की बच्ची से गैंगरेप का आरोपी अब भी समाजवादी पार्टी का लाडला बना हुआ है। अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन यहां तो नंबर बढ़ाना है। उसको कोर्ट के जरिए क्या होगा, ये अपनी जगह है। बुलडोजर, ये कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए। अयोध्या में जो बेटी के साथ यह जघन्य घटना हुई, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। जो गाजीपुर में 2 घटना घटी अभी इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला, बेटियां वो भी हैं और न इनका एनकाउंटर हुआ। गाजीपुर की जनता गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने अयोध्या रेप कांड की सिर्फ निंदा करके अपनी औपचारिकता पूरी कर दी, लेकिन उनका जोर इस बात पर रहा कि योगी सरकार मुस्लिम होने की वजह से मोइन खान पर एक्शन ले रही है और समाजवादी पार्टी से उसका नाम जोड़कर चुनावी फायदा लेना चाहती है। कुल मिलाकर एक बच्ची से हुए जघन्य अपराध को अब सियासी मुद्दा बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि पीड़िता की सुरक्षा के साथ साथ ये भी सुनिश्चित हो कि ऐसी घटना का राजनीतिकरण करने का मंसूबा बदनीयत लोगों का कामयाब न हो पाए। तो बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीड़िता की जात बताकर अखिलेश को जवाब देते हैं। कहते हैं कि उन्हें वोट बैंक नाराज होने की चिंता है। आज बीजेपी का एक दल भी सांसद बाबूराम निषाद की अगुवाई में पीड़िता के परिवार से मिला और बाहर निकलकर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने ये घटना घटित की है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की किसी भी स्तर पर छोड़ने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो आशीर्वाद से जो गुंडे पनपे हैं, जो असामाजिक तत्व पनपे हैं, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाल ही में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़िता के परिवार से मिले थे और उन्हें इंसाफ दिलाने का वादा किया था। योगी की गारंटी के बाद ही आरोपी मोइन खान के घर पर बुलडोजर चला था और अब मोइन की बाकी अवैध संपत्तियों की लिस्ट बनाई जा रही है। नजर मोइन खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी है, जिसे लेकर दावा है कि इसका कुछ हिस्सा तालाब की जमीन पर बनाया गया है। नोटिस दिया जा चुका है। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? बीएसपी भी इस मामले में बीजेपी के साथ है, लेकिन आरोपी क्योंकि मोइन खान है और सबसे बड़ी बात है कि इसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है, इसलिए अखिलेश और उनकी पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। सामने विधानसभा का उपचुनाव है, बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी के हमले का सामना करने की हालत में नहीं लग रही है। नीतीश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।
और आइए बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर नहीं है। लेकिन अब इसको लेकर सियासी घमासान मचना तय माना जा रहा है। मोदी सरकार एक बार फिर 5 अगस्त की तारीख को बेहद खास बना सकती है। वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में ऐसा बिल पेश होने वाला है जिससे देश भर के वक्फ बोर्ड पर नया कानून लागू हो सकेगा। असदुद्दीन ओवैसी इसे आरएसएस का एजेंडा बता रहे हैं। यहां तक कि वक्फ पर आने वाले बिल की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि जब 5 अगस्त की तारीख आती है, सियासत की अगस्त क्रांति शुरू हो जाती है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। वक्फ बोर्ड हैं वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। ये बहस संसद में कल होने वाले संग्राम से पहले का ट्रेलर है, क्योंकि फिर आ गई है 5 अगस्त की वो तारीख जो इतिहास गढ़ने के लिए अक्सर जानी जाती है। फिर कल नया ऐलान होगा, संसद में सियासी संग्राम छिड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। 5 अगस्त 2019 ये वो दिन था जब 370 हटाई गई थी। 5 अगस्त 2020 ये वो दिन था जब अयोध्या में भूमि पूजन हुआ। और अब 5 अगस्त 2024 वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन बिल आ सकता है। देश भर के 32 वक्फ बोर्ड संसद के भीतर केंद्र सरकार अहम बिल लाकर बड़ा बदलाव करने वाली है। लेकिन इससे पहले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी खुलकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ साजिश की बात कर आरएसएस का एजेंडा बता रहे हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। इस मामले में खुलकर सियासत शुरू हो चुकी है। वक्फ की प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हैं तो उसका रेंट गवर्नमेंट मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दे। पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं। कानून लाना और बिल में ही संशोधन करना, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं होगी। जो प्रॉपर्टियां गवर्नमेंट कस्टोडियन में ऑलरेडी चली आ रही हैं, वो कैसे को कब्जा कर सकते हैं किसी पर। सूत्रों के मुताबिक वक्फ के नए बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ अधिनियम में अहम संशोधन करना है, जिसके बाद किसी भी जमीन को अपनी जमीन होने का दावा करना वक्फ बोर्ड के लिए मुश्किल होगा। वक्फ बोर्डों की व्यापक शक्तियों की भी समीक्षा होगी। वक्फ बोर्ड की शक्तियां भी इस बिल के बाद सीमित हो जाएंगी। यही नहीं, विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन होगा। मौजूदा अधिनियम में 40 संशोधन का प्रस्ताव बताया जा रहा है। विधेयक पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ से अधिक की संपत्ति पर नए कानून का असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा की गई 123 संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकार ने इन संपत्तियों को लेकर नोटिस भी जारी किया था। इसके अलावा तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरई गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया और गांव की पूरी जमीन पर स्वामित्व का दावा ठोका था। अहम बात यह है कि इस गांव में मुख्य रूप से हिंदू आबादी है। इस गांव का उदाहरण देते हुए ही केंद्र सरकार ने मौजूदा नियमों में बदलाव की बात की और वक्फ बोर्ड की शक्तियों की समीक्षा करने का फैसला किया। अब सियासी गलियारे में इस बिल की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जल्द ही हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे देश में विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरना एक ट्रेंड बन गया है। और इस ट्रेंड में कैसे कैसे लोग शामिल होते हैं। नेता, मौलाना, धर्मगुरु, ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तक दुकानों पर नाम लिखने को लेकर खूब विवाद हुआ था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और अब वो विवाद लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अब बुझती हुई आग पर फिर से घी डाल रही हैं। उन्होंने फरमान जारी किया है कि जो हिंदू अपनी दुकान पर नाम नहीं लिखेगा वो उसको हिंदू ही नहीं मानेंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हिंदू होने का सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में वही जारी करती हो।
से आह्वान है कि अपनी दुकान, अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम अवश्य लिखें। अब जो लिखेगा वो हिंदू और जो नाम ना लिखे वह हिंदू नहीं। बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के संदेश को आह्वान समझें या फरमान समझें, आप जो भी समझें, लेकिन उन्होंने तय कर लिया है कि जो हिंदू अपनी दुकान या प्रतिष्ठान पर अपना नाम नहीं लिखेगा उसको वो हिंदू मानेंगे ही नहीं। भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है। इनमें से 112 करोड़ हिंदू हैं। तो 112 करोड़ हिंदुओं में जितने लोग दुकान चलाते हैं, जितने लोग कोई कंपनी या संस्थान चलाते हैं, उन सभी के लिए प्रज्ञा ठाकुर का ये दक्षिणपंथी फतवा है। लेकिन सवाल है कि साध्वी प्रज्ञा को ये अधिकार किसने दिया कि वो हिंदू होने का सर्टिफिकेट जारी करें? और क्या साध्वी प्रज्ञा के नाम मानने से हिंदू हिंदू नहीं रहेगा? हिंदू कौन होगा और कौन नहीं, वो तय करने वाली होती कौन है? प्रज्ञा ठाकुर के इस फरमान पर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी डिफेंसिव बैटिंग कर रही है। साध्वी प्रज्ञा की राजनीति का मैदान मुख्य रूप से मध्य प्रदेश है, इसलिए एमपी में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नफरत फैलाने वाली प्रज्ञा सिंह अपने शब्दों से फिर से वैमनस्यता का माहौल, नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी इस पूरे प्रकरण पर कोई दिशा निर्देश अथवा निर्णय नहीं लिया है। साध्वी जी का जो बयान है वह उनकी व्यक्तिगत सीमाओं के भीतर लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक सुझाव के रूप में दिया गया है। दुकान पर नाम लिखने का विवाद सबसे पहले यूपी से शुरू हुआ था। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान के असली मालिक का नाम लिखने का फरमान जब सुनाया था तो हंगामा मचा था। मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक तमाम दुकानों पर दुकानदारों के नाम टंगने लगे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब योगी के उस फरमान पर रोक लगा दी और यह फैसला सुना दिया कि दुकान पर नाम लगाना या नहीं लगाना दुकानदार की मर्जी है, इसके लिए सरकार और प्रशासन का दबाव नहीं चलेगा, बात यही खत्म हो गई। लेकिन बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नए सिरे से पूरे मामले को तूल देने की कोशिश की है। उन्होंने अपने मैसेज में साफ लिखा है कि नाम लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देश आपका ही है। फिर सब समझदार है। देश हित में समझदारी की बात तो ये है कि बेवजह किसी ऐसे मुद्दे पर बयानबाजी देने से बचा जाए जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 24 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस तरह बीजेपी को चुनौती दी और नई ताकत के साथ साइकिल दौड़ाई, उससे अखिलेश यादव का जोश आई है। अब वो 2027 के लिए पीडीए फॉर्मूले से आगे जीत का नया फॉर्मूला तैयार करने में जुटे हैं। इस फॉर्मूले के तहत उनकी निगाहें ब्राह्मण समाज का विश्वास जीतने की ओर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी की ओर बढ़ने के लिए कमर कस चुके हैं। क्या है अखिलेश यादव का नया सियासी प्लान, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। दलित, पिछड़े और मुसलमानों के बाद अब ब्राह्मणों की बारी। ये सवाल उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से लेकर दिल्ली तक उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 के चमत्कारी चुनाव परिणाम के बाद उत्साह में हैं और अब पीडीए के फॉर्मूले को नए सिरे से तैयार करने में जुट गए हैं। यानी अब उनकी सीधी नजर ब्राह्मणों को साधने की ओर लग गई है, क्योंकि 7 साल से यूपी की सत्ता से दूर अखिलेश यादव को अगला लक्ष्य 2027 साधना है। हाल ही में अखिलेश यादव की तरफ से लिए गए कुछ फैसलों से साफ है कि यूपी में अब अखिलेश नए सियासी समीकरण बना रहे हैं। अखिलेश के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इसकी तस्वीर भी साफ कर दी है, जिसके मुताबिक हरिशंकर तिवारी की जयंती में शामिल होने का न्योता स्वीकार करने के बाद उन्होंने कहा है कि पूर्व नियोजित कार्यक्रमों में व्यस्तताओं के बावजूद लोकप्रिय विधायक रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती में शामिल होने का पूरा प्रयास रहेगा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों को भी लुभाने में जुटी हुई है। जहां एक तरफ गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की मूर्ति तोड़ी गई, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में काफी आक्रोश देखने को मिला।
हालांकि ब्राह्मणों को साधने की शुरुआत वो माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर कर चुके हैं। उसके बाद हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा तोड़ने पर विरोध जताकर अपनी मंशा जाहिर की थी। समाजवादी पार्टी की रणनीति है इस बार 40% वोट लेकर 2027 में सत्ता हासिल करें। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 33% वोट मिले थे। यही वजह है कि ब्राह्मणों को अपने पाले में करना चाहते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव की तैयारी भी जोर शोर से कर रही है। समाजवादी पार्टी उपचुनाव के साथ साथ 2027 में होने वाले यूपी में विधानसभा की तैयारियों में भी जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि इस बार 40% वोट लेकर वो यूपी में सरकार बना सके। देखना यह है कि 2027 आने तक अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लव जिहाद के खिलाफ बड़ा ऐलान किया। राज्य सरकार लव जिहाद के मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि उनकी सरकार जल्द ही लव जिहाद के मामलों में आजीवन कारावास का कानून लेकर आएगी। कार्यकर्ता बंधु बान्धवी सकल इलेक्शनर समयत आमी लाभ जिहादर कथा কৈছিল। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। और देश हित में आज की एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। ममता सरकार के जिस मंत्री ने महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी, वो मंत्री होने का रौब झाड़ रहे थे, उस मंत्री ने आज सरेंडर कर दिया है। जी हां, बंगाल के जेल विभाग के मंत्री अखिल गिरी ने दीदी की सख्ती के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़े मंत्री बने फिरते थे गिरी साहब, जिसे मर्जी उसे धमका देते थे। लगता था सरकार अपनी है, खुद मंत्री हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसे चाहे उसे हड़का सकते हैं। वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने वाली सरकारी महिला अफसर को हड़काते समय अखिल गिरी ने ऐसा थोड़े ही सोचा होगा कि दीदी उन्हें ही हड़काएंगी। जेल विभाग के हड़कबाज मंत्री अखिल गिरी के घमंड और रौब का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ममता सरकार की किरकिरी शुरू हो गई। दीदी के पास न चाहते हुए भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। सूत्रों के मुताबिक दीदी मंत्री के करतूत को देखकर तमतमा गई। उन्होंने टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को अखिल गिरी के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी। सुब्रत बख्शी ने अखिल गिरी को फोन किया और मंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया। मंत्री को ये भी कहा गया था कि अगर इस्तीफा नहीं दिया तो ममता के मंत्रिमंडल से हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे। साथ ही ऑर्डर ये भी था कि जिस महिला अधिकारी के साथ उन्होंने बदसलूकी की, उनसे बिना शर्त माफी मांगे। आखिर महिला अधिकारी वन क्षेत्र में अतिक्रमण को ही तो हटा रही थी, लेकिन अखिल गिरी अपने समर्थकों के साथ आकर उन्हें धमकाने लगे। मंत्री पद पर रहकर अवैध अतिक्रमण का बचाव करना और ईमानदारी से अपना काम कर रही सरकारी अफसर को हड़काना, इसका दंड उसी सरकार ने दिया जिसके दम पर अखिल गिरी रौब झाड़ते थे। अखिल गिरी का इस्तीफा लेना ये ममता बनर्जी का अच्छा कदम है। दीदी का ये एक्शन टीएमसी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी मैसेज हो सकता है जो बंगाल में आए दिन गुंडागर्दी करते रहते हैं। कोलकाता से सोमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर राजनीति का नया दौर शुरू हो रहा है, तो महाराष्ट्र में मराठाओं को लेकर उद्धव ठाकरे के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह की तुलना अहमद शाह अब्दाली से कर दी। वही अब्दाली जिसने पानीपत की लड़ाई में मराठाओं को परास्त किया था। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई। महाराष्ट्र चुनाव के बिगुल फूंकने से काफी पहले ही बीजेपी भी उद्धव ठाकरे पर जमकर टूट पड़ी है।
महाराष्ट्र के चुनाव के बिगुल फूंकने से पहले ही अभी से अहमद शाह अब्दाली का नाम लेकर उद्धव ठाकरे ने महासंग्राम का चुनावी घोष कर दिया है। ये लड़ाई अब दूर तलक जाएगी। दरअसल उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। पुणे में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाया, जिसका मतलब है कि बीजेपी सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज तक बता डाला। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळाला आला होता। आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी औलाद तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। आपको बता दें कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा क्षत्रपों और अफगान सेना के बीच हुई थी। अफगान सेना की कमान अहमद शाह अब्दाली के हाथ में थी। ये लड़ाई मराठे बुरी तरह हार गए थे। भले ही अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया, लेकिन मराठों को कमजोर करने की वजह से एक नई शक्ति का जन्म हुआ। वैसे आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले अमित शाह ने पुणे में ही उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा था। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता। सवाल है कि क्या उद्धव कुछ इसी तरह से अमित शाह पर बड़ा हमला बोल मराठा काट चल रहे हैं? हालांकि राजनीतिक जंग का आरंभ हो चुका है। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, जो वोट के खातिर भूल गए अपने पिताजी का संस्कार। उद्धव ठाकरे, मेरा ख्याल है कि बाल ठाकरे जब जहाँ कहीं भी होंगे वो उद्धव को देखते होंगे तो सोचते होंगे कि कैसा मैंने बेटा पैदा किया जो हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहा है। देखना यह है कि अमित शाह महाराष्ट्र के महासंग्राम से पहले कैसे उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश मैदानी इलाकों में भी तबाही की तस्वीर तैयार कर रही है। पिछले 4 दिनों से केदारनाथ में आसमान से बरसता पानी बारूद बना हुआ है। पहाड़ नेस्तनाबूद हो रहे हैं। मैदानी इलाकों में नदियों में भगदड़ मची है। जैसे तैसे लोग जिंदगी की जंग आखिरी सांस तक लड़ने के लिए मजबूर हैं। देवदूत बने राहत कर्मी जान की बाजी लगाकर जिंदगियां बचा रहे हैं। कैसा है ये पूरा मंजर, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। बादलों ने मानो युद्ध छेड़ दिया हो। ये आसमानी स्ट्राइक जानलेवा बन चुकी है। बीती रात जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादलों ने गदर मचा दिया। बादल फटने की वजह से सैलाब ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दे दी। चंद सेकंड में आसमान से उतरे जल सैलाब ने सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी संकट टला नहीं है। आफ्टरनून में कुछ एक जगहों पे ब्रीफ स्पेल ऑफ शावर्स होने के चांसेस हैं, खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर, और जम्मू डिवीजन के अंदर खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास एक मॉडरेट टू हैवी स्पेल के फिर से चांसेस हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है। इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि यहाँ कभी सड़क भी थी, लेकिन अब यहाँ मलबे का ढेर है। उफनती नदियां बहा ले जाने के लिए आमादा हैं। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से यहाँ 2 पुल टूट चुके हैं। जहां देखो प्रलयकारी तस्वीरें बादलों के बदलापुर की कहानी बयां कर रहे हैं। कुदरत की ऐसी मार आपने इससे पहले शायद ही देखी हो। Zee News.